हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज। इस चैनल की प्रीवियस क्लास में हमने किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि जो चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें गिवन था कि जो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक सेकंड पार्ट, जिसमें हमने लो ऑफ डिमांड और सेकंड था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 पार्ट थे, उनमें से हमने करना था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके 3 मेथड, उनको प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल में किया, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन किया और उसके न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज किए थे। और आज उनके न्यूमेरिकल करेंगे, आज पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। इसलिए चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स की मेरे साथ प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। मैं विद कंसिस्टेंसी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ज्यादा ना कम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। अगर आप विद कंसिस्टेंसी हर एक कंसेप्ट को करोगे तो, और मैं कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना। तो आज हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो प्रीवियस क्लास में हमने न्यूमेरिकल और जो इसका किया था फॉर्मूलाज और थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आज हम करेंगे पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि यूजिंग पॉइंट मेथड। इस पे ध्यान करना है कि पॉइंट मेथड, 3 मेथड है इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो हमने बताना है पॉइंट मेथड। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ ए लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब पॉइंट मेथड में क्या था कि हमने जैसे ये है डिमांड कर्व, ये कह रहा है कि लीनियर लीनियर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमने वर्टिकल, ये कह रहा है कि वर्टिकल इंटरसेप्ट प्राइस एक्सिस पे ऑफ इस यहाँ पे हमने डिमांड बतानी है क्या होगी। अब आप देखिए पॉइंट में हमने क्या कहा था कि पॉइंट मेथड में था, पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिक मेथड, इसमें हमने पढ़ा था कि लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। और यहाँ पे जो है इस पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस पे इलास्टिसिटी 0 होती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें जो है इसका देखिए आप, अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट एट वर्टिकल इंटरसेप्ट, अपर सेगमेंट तो क्या 0 हो गया, मेकिंग द वैल्यू अप्रोच इन्फिनिटी। तो इसका अपर सेगमेंट है, तो अगर ये जैसे ये है डी ए, ऐसे पॉइंट गिवन थे हमने, अगर आप वीडियो देखी होगी तो उसमें ये सब डिटेल में समझा था हमने कि पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर ज्योमेट्रिक मेथड में हम इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जियोमेट्रिक में कैसे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले उसको जरूर देख लेना। तो इसमें क्या है, अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट हमारा हुआ डी ए और अपर सेगमेंट 0, तो इसीलिए अपर सेगमेंट 0 है तो ये हमारा हुआ इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 10% इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ 10%, और 5% इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ 5%, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखो आपको ये निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखी हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस भी बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में, तो वो होगा लेस इलास्टिक। अगर नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तो वो होगा मोर इलास्टिक। और अगर प्राइस के कम या ज्यादा होने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो होता है कांस्टेंट, यूनिटी, इक्वल टू 1। जो इलास्टिसिटी होगी हमारी वो इक्वल टू 1 होगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन में क्या था, लेस देन 1, लेस इलास्टिक। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव इन सेम डायरेक्शन, तो हमारी डिमांड इज लेस इलास्टिक होगी, लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टिपिकली मेक द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी मोर इलास्टिक। कि हमारे कौन कौन से फैक्टर, हमने जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पढ़े थे, इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर पढ़े थे कि मोर इलास्टिक कब होगी, कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं कि हमारे जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होगी।
डिमांड ऑफ कमोडिटी की नेचर ऑफ ए गुड एज ए नेसेसिटी, आपने हमने पढ़ा था कि जो नेसेसिटी गुड होती हैं उनके ऊपर प्राइस के कम या ज्यादा होने का इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है, फिर थोड़ा बहुत होता है ऐसा। तो इसकी डिमांड लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है। और स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, जिन चीजों जैसे नेसेसिटी में सोल्ट था, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारा सोल्ट का प्राइस कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा या बहुत कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, उसको एक फिक्स पोर्शन में ही हम यूज करते हैं, ये नेसेसिटी गुड है। तो इसमें इसके प्राइस का इफेक्ट नहीं होता, तो मोर इलास्टिक, इसका लेस इलास्टिक होने इन इलास्टिक होता है। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, जैसे हम मैच बॉक्स खरीदते हैं, उसके ऊपर कितने रुपए की होगी मैच बॉक्स, मान लीजिए 5 रुपीज की है और प्राइस इंक्रीज हो गया 5 से 6 हो गया, तो क्या हमने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड किया, तो इसके ऊपर तो ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं प्राइस के कम या ज्यादा होने का। कम होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ज्यादा होगा 6 हो जाएगा। तो इसके ऊपर मीन्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड का इलास्टिसिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, वो लेस इलास्टिक होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट, हाँ, अगर जिस गुड का जितना क्लोज सब्सिट्यूट होता है, हमने पढ़ा था मोर सब्सिट्यूट मोर इलास्टिसिटी, तो इसका आंसर क्या होगा सी। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड में मोर इलास्टिक थी और शॉर्ट में लेस इलास्टिक है, तो हमारा आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर स्पेंड करता है 400 ऑन ए गुड व्हेन प्राइस है, जो प्राइस 20 था तो कंज्यूमर ने स्पेंड किया था 400 रुपीज, टोटल एक्सपेंडिचर था 400 रुपीज। और जब प्राइस इंक्रीज हो गया 25, तब भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 400 रुपीज। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब आप देखिए कि अगर प्राइस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही है, प्राइस के इंक्रीज होने का हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वहां हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो 1 होगी। प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हमारी इलास्टिसिटी 1 होती है, यूनिटी होती है, तो बी हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। Which method of measuring elasticity is most appropriate for measuring responsiveness to very small change? अगर हमें very small change in price find out करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे पॉइंट मेथड, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड, आर्क मेथड, ये नहीं, इसके लिए मोस्ट सुटेबल होगा पॉइंट मेथड। अगर आपको वेरी स्मॉल चेंज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको हमेशा पॉइंट मेथड यूज करना है। तो जो पॉइंट मेथड है वो यूज कैलकुलस टू मेजर इलास्टिसिटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि पॉइंट मेथड में हम स्पेसिफिक पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं, इसीलिए जो पॉइंट मेथड होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है। फॉर ए डिमांड फंक्शन, गिवन ए डिमांड फंक्शन, प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस गिवन है, अब प्राइस गिवन है 20, तो हम क्वांटिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू 20 पुट करके 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, तो किसके इक्वल हुआ 60, हमारा क्वांटिटी है 60, प्राइस है 20। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी डिवाइड बाय क्यू। हमारे पास पी एंड क्यू तो है, अब हमें चाहिए, अब ये जो फंक्शन गिवन है डिमांड, उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये क्या होगा डी क्यू डिवाइड बाई डी पी इज इक्वल टू 100 कॉन्स्टेंट टर्म है, -2p का डिफरेंशिएशन होगा -2, तो इसको ये जो डी क्यू डिवाइड बाई डी पी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो चेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं हम, तो डी चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी, इसके इक्वल हुआ -2, तो अब इस फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई पी है 20 और क्यू है 60, 20 डिवाइड बाई 60, तो -2 डिवाइड बाई 3, तो हमारा आंसर हुआ -0.67, ए हमारा आंसर हुआ इसमें। अब आप देखिए जो माइनस साइन है ये सिर्फ ये शो करता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में है वो नेगेटिव रिलेशन है, अदरवाइज जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 टू इन्फिनिटी, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, हमने पढ़ा था कि जो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, नेगेटिव वैल्यू तो होती ही नहीं इलास्टिसिटी की, ये सिर्फ ये शो करती है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में है वो नेगेटिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड फॉर ए गुड विद मैनी यूजेस। अब है कि एक गुड है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी,
मोर यूज इज मोर इलास्टिसिटी, तो इसका क्या होगा, इलास्टिक होगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल, प्राइस फॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 20%, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 130, तो क्वांटिटी है वो 10 से Q1 कितना हुआ 130। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड क्या है, हम परसेंटेज मेथड को ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है 20, हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो कैसे होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 130 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई 100, ये कितना आया 30। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा निकला 30, तो 30 डिवाइड बाई 20 कितना हुआ 1.5, तो बी हमारा आंसर हुआ 1.5। ये सिर्फ माइनस, इस साइन पे आपको फोकस नहीं करना है, ये सिर्फ नेगेटिव रिलेशन शो करता है। अगर आप इनके इसके साथ हम माइनस साइन यूज करते हैं माइनस, तो वो सिर्फ नेगेटिव रिलेशन शो करने के लिए करते हैं। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज इक्वल टू -1, अगर -1 है, -1 मीन्स 1 है, यूनिटरी इलास्टिक है, 10% डिक्रीज इन प्राइस विल लीड टू, अगर 1 है, हमने 1 क्या पढ़ा था कि जैसे इलास्टिसिटी 1 कब होगी, जब प्राइस और क्वांटिटी में सेम चेंज होगा, मीन्स जब प्राइस P1 में इतना चेंज हुआ तो, और क्वांटिटी और प्राइस दोनों में जो चेंज होगा वो सेम होगा, तो वो हमारा यूनिटरी होगा, 1 होगा। तो 10% इंक्रीज इन, अगर प्राइस है, प्राइस में 10% डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी प्राइस ऑफ ए गुड डिमांड फॉर ए गुड इज इक्वल टू 1, ए 10% डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीज हुआ 10%, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10% से ही इंक्रीज होगी, तो उसको हम यूनिटरी कहेंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। Which of the following factor cause the price elasticity of demand for a commodity to be highly inelastic, मतलब वे फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, मल्टीपल यूज है तो भी मोर इलास्टिक होगा, लेकिन जो हैबिचुअल कंजप्शन है, जैसे कोई सिगरेट पीता है, अगर उसका सिगरेट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं तो वो उसका कंजप्शन कम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके उसका कंजप्शन जरूर करेगा। इसीलिए जो हैबिचुअल कंजप्शन होता है गुड का, हैबिचुअल कंजप्शन ऑफ द गुड, उसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हाई प्राइस लेवल रिलेटेड टू कंज्यूमर इनकम, नहीं ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। If a fall in price of a commodity causes total expenditure on it to increase, the price, अब आप देखिए प्राइस में हुआ, प्राइस फॉल डिक्रीज हुई, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, नेगेटिव रिलेशन है। और नेगेटिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारा आंसर होगा ए फर्स्ट। A consumer spend 500 on a commodity when its price is 10 per unit, कहता है कि कंज्यूमर की प्राइस 10 है और 500 स्पेंड करता है उस टाइम, व्हेन प्राइस इंक्रीज, प्राइस बढ़कर हमारा 12 हो गया, द कंज्यूमर कंटिन्यू टू स्पेंड 500, मीन्स इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 500 ही रहा, जब प्राइस बढ़ने के बाद भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहा। यूजिंग टोटल आउटले मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब प्राइस कम हुई ज्यादा हुई हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हुई 1 यूनिटरी, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी। एट प्राइस 5 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांड है प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड है 100 यूनिट, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू 500, और प्राइस डिक्रीज हुआ 4 और क्वांटिटी डिमांड हो गई हमारी
110। तो टोटल एक्सपेंडिचर तब कितना हुआ, 4 × 110 = 440। तो डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप देखिए प्राइस डिक्रीज हुआ हमारा, प्राइस डिक्रीज होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 500 से 450 हो गया, 440 हो गया, 500 से 440 हो गया, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्रीज हो गया। तो मीन्स सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो लेस देन 1 थी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। Which of the following factor is most likely to result in an inverse relationship between price and total outlay? प्राइस और टोटल आउटले में इनवर्स रिलेशन मीन्स जो ग्रेटर देन 1 होगी। कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होंगे, नेसेसिटी का, नो, नेसेसिटी विद नो सब्स्टिट्यूट उनकी लेस इलास्टिक होगी, नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होगा तो उसका भी लेस इलास्टिक होगी। तो कंज्यूमर हैज, कम्युनिटी हैज मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स जिसका मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट, मल्टीपल यूज, मोर इलास्टिक। तो हमें बताना है कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मोर इलास्टिसिटी के, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। कंजप्शन ऑफ ए गुड इज ए हैबिट, हैबिट का तो इलास्टिसिटी इफेक्ट होता ही नहीं है, प्राइस का इफेक्ट होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। According to geometric method, what is the price elasticity of demand at the exact midpoint of a straight line demand curve touching both axes? ये कह रहे हैं कि ये डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना, इस पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है, इसमें जो जैसे इलास्टिसिटी हम पॉइंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट। जैसे आप ये है डी, ये है ए और ये बी, जो मिड पॉइंट पे होता है लोअर सेगमेंट डी बी डिवाइड बाई डी ए, ये बोथ इक्वल होते हैं, डी बी डिवाइड बाई डी ए बोथ इक्वल हैं, इसीलिए वहां पे इलास्टिसिटी होती है 1, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। When the price of a good increase by 20%, प्राइस इंक्रीज हो जाता है 20% से, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट इंक्रीज बाय 10%, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा 10%। तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप देखिए, चाहे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% और टोटल एक्सपेंडिचर 10%, चाहे प्राइस से कम इंक्रीज हो रहा है लेकिन हो तो रहा है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, इसीलिए सेम डायरेक्शन के लिए हम हमेशा लेस इलास्टिक इन इलास्टिक का यूज करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। On a non-linear demand curve, how do we measure the price elasticity of demand at a specific point using the geometric method? अब आप देखिए, हमने पढ़ा था कि जैसे नॉन लीनियर डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, इसके हमने इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, जैसे ये यहाँ पे देखिए आप, ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी इलास्टिसिटी। यहाँ पे इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए बी और डी, तो डी ए डी बी लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट डी ए, तो ये होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर। तो क्या होगा, बाय ड्रॉइंग इट बाय कैलकुलेटिंग एवरेज स्लोप बिटवीन टू एंड पॉइंट, नो ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, बाय यूजिंग टोटल आउटले फॉर्मूला एट द एग्जैक्ट प्राइस, ऐसा भी नहीं किया हमने, ज्योमेट्रिक मेथड कांट बी अप्लाई टू नॉन लीनियर डिमांड कर्व, नहीं अप्लाई कर सकते हैं हम, बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट लाइन टू द डिमांड कर्व एट द पॉइंट। देखिए डिमांड इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, अप्लाइंग लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट टू द टेंजेंट लाइन, तो ये करेक्ट है बी। एनी पॉइंट लाइंग स्ट्रिक्टली बिटवीन द मिड पॉइंट, अब आप देखिए ये लीनियर डिमांड कर्व है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये कह रहा है कि एनी पॉइंट लाइंग स्ट्रिक्टली बिटवीन द मिड पॉइंट एंड क्वांटिटी एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, मतलब ये मिड पॉइंट और ये क्वांटिटी एक्सिस है, इसके मिड में जो पॉइंट है ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व विल एग्जिबिट, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी 1 है
और यहाँ पे क्या है, लोअर पॉइंट में लेस देन 1 है, तो हमारी क्या होगी, हमारी इंडियन डिमांड पर इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और लेस देन 1। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। Which factor explain why the upper portion of linear demand curve is more elastic than the लोअर पोर्शन। अब आप ये देखिए, जो डिमांड कर्व है हमारा, इसका जो अपर पोर्शन है वो मोर इलास्टिक है और लोअर पोर्शन है वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक, ये मोर इलास्टिक। हमने पढ़ा भी था कि जैसे जैसे हम अपर साइड जाते जाते हमारी इलास्टिसिटी लोअर टू अपर जाते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पे जैसे जीरो है, फिर जीरो है इलास्टिसिटी, फिर लेस देन 1 होगी, यहाँ पे फिर इक्वल टू 1 हो जाएगी, फिर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। तो क्या होती है, अपर क्या है, मोर इलास्टिक है और लोअर लेस इलास्टिक है। तो रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूट आर अनअवेलेबल एट लोअर प्राइस, नो। इनकम इफेक्ट इज जीरो एट हॉरिजॉन्टल एक्सेस, नो, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल आउटले रिमेन कांस्टेंट अलोंग ए लीनियर डिमांड कर्व, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि एट हाई प्राइस पे द बेस क्वांटिटी डिमांड इज स्मॉल, मीन्स ये यहाँ पे क्या है, प्राइस हाई है तो बेस क्वांटिटी डिमांड इज स्मॉल, सो ए स्मॉल एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए लार्ज परसेंटेज चेंज। तो ये स्मॉल एब्सोल्यूट चेंज होगा वो लार्ज परसेंटेज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए मीन्स प्राइस में आपने देखा होगा जब हमारा इन्फिनिटी था, जैसे ये हमारा प्राइस था, प्राइस ये है, इस प्राइस पे हमारी जो डिमांड है उसमें क्या इन्फिनिटी चेंज आएगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी थी हमारी, इन्फिनिटी चेंज आएगा। जो एग्जिस्टिंग प्राइस या प्राइस में थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा होने पर हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। तो आज की क्लास में हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने किया था उसके पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू के। अगर आपको किसी भी पीवाईक्यू में एमसीक्यू में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना और मेरे साथ चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। ये जो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैं टॉपिक करवा रही हूँ, ये इकोनॉमिक्स के हर एग्जाम के लिए, चाहे वो पीजीटी है चाहे नेट है, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सब्सक्राइब माय चैनल फॉर चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन विद मी एंड बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।